जम्मू कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने महज 10 घंटे में, जी हां, सिर्फ 10 घंटे तक चले ऑपरेशन में अमरीन के कातिलों का काम तमाम कर दिया। जिन लोगों ने बडगाम में अमरीन की जान ली, अमरीन के 10 साल के भतीजे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, वो अब जमीन के 2 गज नीचे भेज दिए गए हैं। अमरीन के कातिल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा में मार गिराया, तो वहीं श्रीनगर में भी मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए। है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से दोनों मारे गए हैं। हार गया हाफिज, जीत गया कश्मीर। जिसने अमरीन को मौत दी वो जमीन के 2 गज नीचे पहुंच गए। जिसने जन्नत में आतंक का जहर घोला वो पहुंच गए जहन्नुम। बडगाम के चदूरा में अमरीन पर गोलियां बरसाने वाले 2 आतंकियों शाहिद मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अमरीन पर हुए हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की तलाश में थे। अमरीन पर गोलियां बरसाने के बाद ये दोनों आतंकी भागे भागे फिर रहे थे, क्योंकि सुरक्षा बलों ने इनके मुस्तकबिल में मौत लिख दी थी और मौत की लुका छिपी खत्म हुई अवंतीपोरा में। जम्मू कश्मीर पुलिस को खबर मिली कि दोनों आतंकी अवंतीपोरा में छिपे बैठे हैं, जिसके बाद पुलिस ने अवंतीपोरा के अगनहांजीपोरा इलाके में तलाशी शुरू की। घर घर हो रही तलाशी के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और थोड़ी देर में ही दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए। है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर है अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इनमें से एक आतंकी शाहिद मुश्ताक भट्ट बडगाम के चदूरा इलाके का ही रहने वाला है, जबकि दूसरा आतंकी फरहान पुलवामा के हकीरोपोरा का रहने वाला है। ये दोनों आतंकी कुछ दिनों पहले ही लश्कर तैयबा में शामिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक लश्कर के आतंकी लतीफ के कहने पर इन्होंने टीवी एक्ट्रेस अमरीन की जान ली। इन दोनों आतंकियों के पास एक AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और पिस्टल बरामद की गई है। श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। अमरीन के परिवार का दर्द बहुत बड़ा है। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाली अमरीन अब कभी नहीं लौटेंगी। परिवार में मातम है, लेकिन महज 10 घंटे में लिए गए इस बदले ने परिवार को बड़ी सांत्वना दी है। ये जात है, एक कहावत है कश्मीर में, मुसलमान को मारता है। क्या करे, मेरी बेटी ने क्या किया उसको, क्या खाया उसको। अवंतीपोरा में अमरीन का बदला पूरा हुआ तो श्रीनगर में भी 2 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। श्रीनगर के सोरा इलाके में लश्कर के 2 आतंकी मार गिराए गए। पिछले 3 दिन में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 10 आतंकवादियों को ढेर किया है। इनमें से 3 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद और 7 आतंकी लश्कर के हैं। सुरक्षा बलों के एक्शन से जम्मू कश्मीर के आतंकियों में दहशत बढ़ गई है। सुरक्षा बलों से टकराना उनके वश की बात नहीं, इसलिए निर्दोष लोग आतंकियों के निशाने पर हैं। जैसा कि हमारे जब पुलिस वाले पर अटैक के शहीद हुए थे, इसी जगह हम लोग आप लोगों से बोले थे कि नया ट्रेंड है टेररिस्ट का कि लोगों में टेरर फैलाना, भय फैलाना, इसलिए सिविलियन को, वुमेन्स को, छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। जाहिर है घाटी में आतंक आखिरी सांसें गिन रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग भी आए दिन हो रही आतंकी वारदातों से आजिज आ चुके हैं और इसलिए वो सुरक्षा बलों को लगातार आतंकियों के बारे में खबर दे रहे हैं
ताकि घाटी को खौफजदा करने की साजिश नाकाम की जा सके। और अब जम्मू कश्मीर के लोग और सुरक्षा बल के जवान मिलकर घाटी से आतंकों को गेट आउट करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। सुरक्षा बल के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरीन के हत्या का बदला करीब 24 घंटे में 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद ले लिया, लेकिन इस पर सियासत भी जारी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों आज अमरीन के घर गए, उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया, लेकिन संवेदनशील मौके पर भी महबूबा मुफ्ती सियासत से बाज नहीं आई। महबूबा की आंखों में अमरीन से ज्यादा 370 हटने के आंसू नजर आए। आतंकवादियों के खिलाफ तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन केंद्र सरकार पर सवाल जरूर उठा दिए। हालात दिन में रोज बरोज बद से बदतर होते जा रहे हैं और मरकजी सरकार ये डंडोरा पीट रही है कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद सब ठीक हो गया। अगर घर बैठे बैठे किसी औरत को बाहर बुलाया जाए और उसको गोलियों से शिकार किया जाए, उसके साथ छोटे बच्चे को जख्मी किया जाए। 2 दिन पहले इसी तरह का हादसा हमारे एक ऑफ ड्यूटी पुलिस के जो जूनियर अफसर थे उनके साथ हुआ, तो ये सिलसिला थम नहीं रहा है। तो सियासी संग्राम चाहे जैसा भी हो, लेकिन कश्मीर घाटी को आतंक मुक्त करने के लिए हिंदुस्तान के जाबाज पूरी तरह से तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में साल अब तक यानी 5 महीने में 52 एंटी टेरर ऑपरेशंस हो चुके हैं। 52 ऑपरेशन में 26 पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुए ऑपरेशन में 82 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में 43 आतंकी गिरफ्तार भी हुए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सहयोग पहुंचाने वाले 182 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि इस साल जम्मू कश्मीर में अलग अलग आतंकी वारदातों में 14 नागरिक भी मारे गए और आतंकियों से सीधी मुठभेड़ में 16 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर को दहलाने की कोशिशों पर सुरक्षा बल लगातार पानी फेर रहे हैं। यही वजह है कि दहशतगर्दों की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इस साल आतंकी गतिविधियों में भी इजाफा हुआ है। इस साल करीब 62 आतंकी गतिविधियां दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कम हुई थी। पिछले साल यानी 2021 में सिर्फ 31 आतंकी गतिविधियां दर्ज की गई थी। तो कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, लेकिन अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन बढ़ गई है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा पर कैसे स्टिकी बम से हमले की साजिश रची है। इसके लिए सरहद से उस पार से कश्मीर में मौजूद आतंकियों को खास निर्देश भी दिए गए हैं। क्या है आतंकियों का ये पूरा प्लान? क्या होता है स्टिकी बम और स्टिकी बम वाली साजिश को नाकाम करने के लिए सेना की रणनीति क्या है? जानने के लिए देखिए ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। आपको वो रिपोर्ट हम दिखाएंगे और विस्तार से स्टिकी बम के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि स्टिकी बम की साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने क्या तैयारियां की हैं, ताकि किसी भी साजिश से निपटा जा सके। इसके लिए सुरक्षा बलों ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाली हर गाड़ी पर पैनी नजर रखी जाएगी। यात्रा के लिए आने वाले सभी वाहनों की निगरानी और जांच की जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों को भी जांच के दायरे में लाया गया है, यानी उनकी भी जांच की जाएगी, जिससे ये पुख्ता हो सके कि यात्रा क्षेत्र में पहुंचने वाले सभी वाहन सुरक्षित हैं। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा के सभी रूट्स पर 3 लेवल की सुरक्षा की जाएगी। स्कैनर से फिजिकल जांच होगी। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हर व्यक्ति के मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में सुरक्षा बलों की कंपनियों में इजाफा किया गया है। करीब 20% अतिरिक्त कंपनियां तैनात रहेंगी। बाबा बर्फानी की यात्रा के रूट्स के चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीआरपीएफ की 150 से ज्यादा कंपनियों को तैनात रखने का प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा
अमरनाथ यात्रा की रूट्स की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और बीएसएफ को दी गई है। तो जिस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का जिक्र मैंने आपसे किया था, अब आप उसमें स्टिकी बम के बारे में जानेंगे। जून से बाबा बर्फानी के दर्शन को श्रद्धालु हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर रवाना होंगे। हर हर महादेव के नारों के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। भोले के द्वार पर भक्त माथा टेकने पहुंचेंगे। तो हर बार अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं। सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत कर दिया जाता है। लेकिन इस बार भारतीय सुरक्षा बलों को एक ऐसे खतरे का पता चला है जिससे उनके माथे पर भी शिकन की लकीरें खिंच गईं। खतरे का नाम है स्टिकी बम। क्या होता है ये स्टिकी बम? कैसे काम करता है ये स्टिकी बम? स्टिकी बम कितनी तबाही मचा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले देखिए कैसा होता है ये स्टिकी बम। गौर से देखिए, आकार में छोटा और किसी भी गाड़ी में आसानी से चिपकाया जाने वाला यही वो स्टिकी बम है जिसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर से होता आया है, जिसका इस्तेमाल तालिबान भी करता रहा है, जिसका इस्तेमाल सीरिया में आतंकी करते रहे हैं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान परस्त आतंकी स्टिकी बम से अमरनाथ यात्रा में दहशत फैलाना चाहते हैं। आतंकी अमरनाथ यात्रा में गाड़ियों में स्टिकी बम लगाकर धमाका करना चाहते हैं। इसके लिए सरहद पार से कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर को भी इस काम में लगाया गया है। घाटी की सुरक्षा और अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और इंटेलिजेंस एजेंसियों की बैठक में भी इस बात का पता चला है कि आतंकी इस बार सुरक्षा बलों के वाहनों पर भी टाइमर बम, जिन्हें चुंबक की मदद से गाड़ी के किसी भी हिस्से पर चिपकाया जा सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 जून से शुरू होने वाले अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजामों में लगे सुरक्षा बल और अधिकारी एक नए स्टिकी बम के कारण काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। ये स्टिकी बम किसी भी वाहन के निचले हिस्से में लगा दिया जाता है। आपको बता दें कि ये बम ऊपर से तश्तरी नुमा या फिर एलपीजी गैस के सिलेंडर के ऊपरी हिस्से जैसा दिखाई देता। अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि स्टिकी बम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जरूरत से ज्यादा सतर्क क्यों हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले बीएसएफ ने सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से गिराई गई हथियारों की एक खेप को जब्त किया था, जिनमें इनबिल्ट मैग्नेट के साथ 14 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसे आईईडी भी कहा जाता है, शामिल थे। इन्हें वाहनों पर चिपकाकर और एक टाइमर और रिमोट के जरिए स्टिकी बम के रूप में इस्तेमाल करने की योजना थी। इसी तरह पिछले साल अगस्त और सितंबर में स्टिकी बम पुंछ जिले में जब्त किए गए थे। इसके अलावा 28 अप्रैल को जम्मू के सिधारा बाईपास पर भी स्टिकी बम जब्त किया गया था। यही नहीं, पुंछ में एलओसी के पास बालाकोट और बग्याल दारा के इलाके में शुक्रवार की सुबह कुछ संदिग्धों के देखे जाने की खबर आने के बाद से भी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो स्टिकी बम वाले खतरे से निपटने के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम भी किए गए, जिनमें गाड़ियों की चेकिंग के अलावा ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी भी शामिल है। स्टिकी बम जो है छोटा सा आईडी है जो कम वजन का है, जिसको बड़ी आसानी से गाड़ी के साइड में लगाया जा सकता है, गाड़ी के नीचे लगाया जा सकता है और जहाँ तक औरतों की शॉल के ऊपर भी लगाया जा सकता है, जिससे और इसको आप रिमोट कंट्रोल से इलेक्ट्रॉनिकली फायर कर सकते हो या टाइमर के माध्यम से फायर कर सकते हो, जिससे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्स से वाकिफ नहीं है। ये आईएसआई का नया प्लान है। ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको ज़बरदस्त अलर्ट होना पड़ेगा, बचने के लिए यकीन करना है कि वो लोग जो है उसी बस में और उसी जगह पर जाएं जहाँ पे उनकी नियमित जगह है, उसी जगह पर रुके, उसी जगह पर खाना खाएं और सुरक्षा कर्मियों की निगरानी के अंदर ही रहें। स्टिकी बम या कहें चुंबक बम कितना घातक होता है, इसका नमूना देखिए। तो आपको ये भी बता दें कि स्टिकी बम का खतरा इस बार बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लगभग 140 आतंकी मौजूद हैं। इनमें विदेशी आतंकी भी शामिल हैं। इनमें 42 विदेशी आतंकियों के बारे में भी पता चला है, जिनमें जैश ए मोहम्मद के 19 और लश्कर ए तैयबा के 22 आतंकी शामिल हैं। जाहिर है खतरा बड़ा है,
अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को यह भी जान लेना चाहिए कि भारतीय सुरक्षा बलों को उनकी हर नापाक साजिश का इल्म है और साजिशों का जवाब देने में भी सक्षम हैं हिंदुस्तान के जवान। श्रीनगर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ज्ञानवापी की अगली सुनवाई 30 मई को होगी, लेकिन उसके पहले कोर्ट के बाहर हिंदू पक्ष के दावों ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया और शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर छेद करने की कोशिश भी की गई। उधर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग के नाम पर अफवाह फैलाई जा रही है, ये याचिका सुनने लायक है ही नहीं। क्या शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई थी? क्या शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई थी? शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का छेद कैसे हुआ? क्या मस्जिद के अंदर शिवलिंग के साथ बेअदबी की गई? फव्वारे में 63 सेंटीमीटर जो छेद पाया गया, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। ज्ञानवापी मस्जिद के वुजू खाने में ये फव्वारा है या शिवलिंग? वुजू खाने में अगर फव्वारा है तो शिवलिंग जैसा क्यों दिखता है, और अगर शिवलिंग है तो उसे फव्वारा क्यों कहा जा रहा है? इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन विवादों और कानूनी लड़ाई में घिरी ज्ञानवापी मस्जिद में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। 30 मई को सुनवाई है और उससे पहले हिंदू पक्ष का कहना है कि वुजू खाने में सिर्फ शिवलिंग ही नहीं मिला है, शिवलिंग के साथ बेअदबी भी की गई है। एक तरफ जब मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी का मामला सुनवाई के लायक नहीं है, तो उस दावे के बीच हिंदू पक्ष ने ये कहकर नया मोड़ ला दिया है कि जिसके जरिए शिवलिंग में तोड़फोड़ की गई वो सब तहखाने में मौजूद है। शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था, और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने, और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर जो छेद पाया गया, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं, वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है, और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे, जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया, और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। विष्णु जैन उन लोगों में से एक है जो सर्वे के दौरान 3 दिन तक ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद थे, इसलिए उनके दावों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर उनके दावे में सच्चाई है तो इसका मतलब साफ है कि कई दशकों से हिंदुओं की आस्था के साथ मस्जिद के अंदर खिलवाड़ हो रहा था। कमीशन रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है। इसके बाद मस्जिद के अंदर के कई वीडियो सामने आ गए। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में शिवलिंग के ऊपर जो सफेद आकार का बाहर से लगाया गया है, दावा किया जा रहा है उसे लगाने वाला औजार भी मस्जिद में मौजूद है। जिस चीज से डैमेज किया गया और जो चीज इसके ऊपर रखी थी, जिसको फव्वारा कहते हैं, चक्री कहते हैं, वो इन्हीं के पास रखी हुई है, और नीचे कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पकड़ा गया। चक्री पकड़ी नहीं गई, चक्री ऑलरेडी इनके स्टोर रूम में थी, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो वापस सीआरपीएफ ने रोक दिया है और ये अंदर ही पड़ी है। सर्वे टीम को सर्वे के आखिरी दिन 16 मई को वुजू खाने से एक स्ट्रक्चर मिला था जो दिखने में शिवलिंग जैसा था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये ज्ञानवापी का शिवलिंग है जो मंदिर में मौजूद था, जिसे मस्जिद में छिपा दिया गया। कहानी में तब पेंच फंस गया जब मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के स्ट्रक्चर को फव्वारा बताया, लेकिन अब उसी पर हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है, लेकिन उसे फव्वारा बनाया गया है एक बड़ी साजिश के तहत, और उसके सबूत भी मौजूद हैं। हिंदू पक्ष का मानना है कि शिवलिंग में सुराख की कोशिश की गई,
हिंदू पक्ष की दलील ये भी है कि शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का सुराख जानबूझकर किया गया ताकि शिवलिंग को फव्वारा साबित किया जा सके। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि जिस चक्री से शिवलिंग में सुराख किया गया है वो भी मस्जिद के अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ा दावा ये किया गया है कि जब चक्री को हटाने की कोशिश की गई तो सीआरपीएफ वालों ने पकड़ लिया था। हिंदू पक्ष भले ही बड़े दावे कर रहा है और इल्जाम लगा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन आरोपों को साफ गलत बता रहा है। बात अदालत पर आकर रुक गई है। ज्ञानवापी को लेकर कई याचिकाएं पेंडिंग हैं। रोज एक नई याचिका डाली जा रही है ताकि फैसला जल्द से जल्द हो सके। तो जहाँ तक अकीदत से आता है तो बिल्कुल हम साथ देने के लिए तैयार हैं और हर मौजू पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव नहीं हो रहा उसको फैलाने के लिए आते हैं। तो जैसा मौका होगा ऐसा जवाब दिया जाएगा। ज्ञानवापी के सर्वे में हिंदू संस्कृति से जुड़े ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनको नकारना मुश्किल है। कोर्ट भले ही कानूनी दांवपेच के बाद भविष्य में फैसला किसी के भी पक्ष में दे, लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ज्ञानवापी के अंदर पुरातन हिंदू संस्कृति से जुड़ी निशानियां पाई गई हैं। यहाँ स्वास्तिक, त्रिशूल, शेषनाग, कमल के फूल की आकृति और वो शिला भी है जिसे शिवलिंग कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद में क्या क्या मिलने के दावे किए जा रहे हैं। तो पहला दावा शिवलिंग का है जो वुजूखाने के बीच में है। शिवलिंग के मिलने के बाद कोर्ट ने इस इलाके को सील भी कर दिया है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक और कमल के निशान भी मिले हैं। मंदिर के अंदर अलग अलग जगहों पर डमरू, हाथी की सूंड और पान भी मिले हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवारों पर त्रिशूल और शंकुकार आकृतियां मिली हैं जो सिर्फ मंदिरों में ही होती हैं। इसके अलावा कई दीवारों पर मंत्र लिखे हुए हैं जो ये पुष्टि करते हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर ही किया गया था। और अब बात करेंगे दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान की। जी हां, ये वही शाहरुख पठान है जिसने 2020 में हुए दंगों के दौरान पुलिस पर पिस्तौल तान दी थी। तब से लेकर अब तक इसे ना तो जमानत मिली है और ना ही वो जेल से बाहर आ पाया है। लेकिन अपने बीमार पिता से मिलने के नाम पर जब वो पेरोल पर बाहर आया तो मोहल्ले में उसका स्वागत ऐसे हुआ मानो मेडल जीतकर विदेश से लौटा हो। दिल्ली दंगों का पोस्टर बॉय शाहरुख को आप भूले तो नहीं। ये देखो, ये गोली चला रहा है ये बंदा। वही शाहरुख जिसने पुलिस पर तानी थी पिस्तौल। ये देखो, ये गोली चला रहा है ये बंदा। पुलिस वालों के साथ भीड़ में चल रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली दंगों का आरोपी है। इसके साथ चल रही ये भीड़ कोई और नहीं बल्कि उसके साथी हैं। भीड़ को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करता शाहरुख पठान महज 4 घंटों के लिए जेल से पेरोल पर बाहर आया तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया। गिनती के 4 घंटों के लिए जब शाहरुख जेल से बाहर आया तो उसके चेहरे पर अपने गुनाहों का कोई मलाल नहीं था और न ही अपनी करतूतों पर कोई शर्मिंदगी। भीड़ उसका स्वागत कर रही थी और वो हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन स्वीकार कर रहा था। और तो और शाहरुख पठान का उसके मोहल्ले वालों ने ऐसा स्वागत किया कि मानो वो कोई मेडल जीत कर आया हो। दरअसल शाहरुख अपनी बीमार पिता से मिलने के लिए अपने घर आया था। इस दौरान जब वो अपने घर की गली में आया तो लोगों ने उसके समर्थन में नारे लगाए। शाहरुख के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, इसलिए वहां कोई हंगामा नहीं हो पाया। 4 घंटे बाद पुलिस उसे दोबारा जेल ले गई। दिल्ली दंगों के आरोपी का स्वागत करने वाला वीडियो उन तमाम लोगों की मानसिकता पर सवाल उठाता है जो एक दंगाई के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और उसका हीरो जैसा स्वागत कर रहे थे। शाहरुख पठान का स्वागत किया गया हीरो की तरह। जिसने दिल्ली पुलिस के ऊपर बंदूक उठाई उसको हीरो बनाया जा रहा है। जैसे कश्मीर में आतंकवादियों को हीरो बनाते थे, ऐसे दिल्ली में ऐसी बस्तियां और इलाके जहां पे अपराधियों को, पुलिस पे बंदूक उठाने वालों को
इस प्रकार के कट्टर लोगों को, इनको हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली में कई जगह मिनी पाकिस्तान ऐसे बनाए जा रहे हैं। यही वो मानसिकता है जिसके कारण दिल्ली में दंगे हुए थे, और इस मानसिकता को दिल्ली में पनपने नहीं देंगे। शाहरुख पर आरोप है कि उसने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान मौजपुर इलाके में हेड कांस्टेबल दीपक भैया पर पिस्टल तानी थी। उस समय उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि शाहरुख को दिल्ली दंगे की पूरी जानकारी थी। शाहरुख के पिता की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। पिता से मुलाकात के लिए शाहरुख ने दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने पिता से मिलने के लिए उसकी अर्जी स्वीकार कर ली और उसे 23 मई को 4 घंटों के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया था। लेकिन रिहाई के बाद दंगाई शाहरुख का स्वागत करने वाले ये भूल गए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 23 फरवरी 2020 को अचानक दंगे भड़क गए थे। दिल्ली दंगों के दौरान 53 लोगों ने जान गंवाई थी, वहीं सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। दंगाग्रस्त इलाकों की सड़कों पर सांप्रदायिक नफरत की आग भड़क उठी थी। ये दंगे उस दौरान हुए जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे। इलाके में कई दिनों तक तनाव रहा और सैकड़ों घरों, दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। शाहरुख पहले भी अपनी रिहाई के लिए कोर्ट में जमानत अर्जी दायर कर चुका है, लेकिन हर बार उसकी जमानत अर्जी खारिज हुई है। हालांकि बीमार पिता से मुलाकात के लिए जब शाहरुख जेल से बाहर आया तो ये साफ हो गया कि उसे दिल्ली दंगों के दौरान बंदूकबाजी का कोई अफसोस नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लगता है जैसे पाकिस्तान को इमरान खान का श्राप लग गया है और अब सवाल उठने लगे हैं, क्या पाकिस्तान का हाल श्रीलंका की तरह होने वाला है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कंगाल हो चुकी है। पाकिस्तान अपने कर्ज का कटोरा लिए दुनिया भर में घूम रहा है, लेकिन उसकी हालत देखते हुए कोई भी उसे कर्ज देने को तैयार नहीं है। हालात ये है कि अब पाकिस्तान शहबाज शरीफ सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में एक साथ 30 रुपए बढ़ा दिए हैं। मजदूर भी परेशान है, कारोबारी भी परेशान है, तिजारती भी परेशान है। गरीब आदमी कौन जाएगा? इतना पहले इमरान खान बेटा वो अच्छा आदमी था। अवाम को इन्होंने पागल किया हुआ है। अब इन्होंने एकदम 30 रुपए बढ़ा दिए ऊपर। तुम चिंता करती है, पहले हम वोट देते हैं नून लीग को, अब हम पीटीआई को देंगे वो। जब आप डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो सब कुछ बढ़ जाता है। पाकिस्तान में पेट्रोल बम फूटा तो लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। पहले से ही महंगाई से त्रस्त पाकिस्तानी अब समझ ही नहीं पा रहे कि इमरान सरकार फेल थी या शहबाज शरीफ की सरकार सुपर फेल है। ना इमरान के वादे काम आए, ना शहबाज की शराफत। पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों ने उसे कंगाल कर दिया है। आतंकियों से साठ गांठ की जो नीति पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज ने बना रखी है, उसका खामियाजा उठा रहे हैं आम पाकिस्तानी। पाकिस्तान में सरकार बदल गई, मियां नियाजी चले गए और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए। पर सरकार बदलने से हालात भी बदल जाते तो बात ही क्या थी। पर इमरान सरकार में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो रसातल में पहुंची थी, वो अब भी उभर नहीं पा रही है। शहबाज शरीफ की सरकार ने IMF के सामने हाथ फैलाए तो IMF ने भी खरी खोटी सुना दी। सीधे कहा कि पिछली सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए और जब तक वादे पूरे नहीं होंगे तब तक एक कौड़ी नहीं मिलेगी। नतीजा ये कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने आनन फानन में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तेल के दाम 30 रुपए बढ़ा दिए। ये जो शहबाज शरीफ ने फैसला लिया है, ये बड़ा सख्त फैसला लिया है, बड़ा मुश्किल फैसला लिया है कि अगर हमारी सियासत डूबती है लेकिन अगर हमारी रियासत बच जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। नई कीमतें लागू होने के बाद इस्लामाबाद में पेट्रोल करीब 180 रुपए लीटर, डीजल करीब 174 रुपए और केरोसिन तेल 156 रुपए लीटर बिक रहा है। और नई कीमतों ने मानो पाकिस्तान के लोगों की कमर ही तोड़ दी है। तो गरीब आवाम जो है मर गए कि इनकी ये इम्पोर्टेड हुकूमत बैठा हुआ है। इन्होंने बोला था चेबा ठीक है हम सस्ता ही करेंगे, इससे तो इमरान खान बेहतर था। कवर करने में बहुत मुश्किल होती है, घर के हालात चलाने में, निज़ाम चलाने में बहुत मुश्किल होती है। पहले कोविड,
और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान का हाल तो अब श्रीलंका की तरह होने लगा है। इमरान खान प्रधानमंत्री रहते तो देश के हालात ठीक नहीं कर पाए, लेकिन कुर्सी गई तो अब शहबाज शरीफ सरकार को कोसने में पीछे नहीं है। पाकिस्तान पर फूटे इस पेट्रोल बम के बाद इमरान खान ने कई ट्वीट किए, भारत सरकार की तारीफ की और अपनी सरकार को खरी खोटी सुनाई। इमरान ने लिखा, इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। रूस से 30% सस्ते तेल के लिए अक्षम और असंवेदनशील सरकार ने हमारे सौदे को आगे नहीं बढ़ाया। इसके विपरीत भारत अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी होने के बाद भी रूस से सस्ता तेल खरीदकर तेल की कीमतों में कमी करने में कामयाब रहा। हमने उधर से भी और बाकी जगह से पैसा निकाल के हमने फैसला किया कि जून तक हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने नहीं देनी। हमने उसको सब्सिडाइज किया। हमने इसलिए किया, अपने आवाम के ऊपर ये जो बोझ पड़ता जा रहा था ये बचाने के लिए। और जब आप डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो सब कुछ बढ़ जाता है, हर चीज के ऊपर इसका असर पड़ता है। इसका असर पड़ेगा खास तौर पे जाके बिजली के ऊपर, और बिजली पेट्रोल डीजल जब बढ़ता है हर चीज की चीजें महंगी होने लगी हैं। तो इन्होंने IMF का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। अब इमरान चाहे लाख ढिंडोरा पीट लें, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। अब सच ये है कि पाकिस्तान में बर्बादी दस्तक दे चुकी है, जिससे बचना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में 5 साल में महंगाई कैसे आसमान पर पहुंच गई है। महंगाई का पूरा सिस्टम पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर निर्भर करता है। बस आप ये समझ लीजिए, अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। कैसे? 2018 में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 85 पाकिस्तानी रुपए थी, 2019 में 96 रुपए हो गई। इसी के साथ 2020 में कोरोना के वक्त जबरदस्त राहत दी गई थी और कीमत 79 रुपए हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद 2021 में 106 और 2022 में 213 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई थी। उधर डीजल की कीमत की बात करें तो 2018 में 98 रुपए थी, 2019 में 117, 2020 में 80, 2021 में 110 और 2022 में 174 रुपए प्रति लीटर हो गई। अब पेट्रोल डीजल में आग लगने से रहना, खाना, पीना, घूमना सब महंगा हो गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.